हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोविजन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। और यहाँ पे हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे पूरा का पूरा एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन कवर होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी चीज़ एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एट द एंड वो एग्जाम में नहीं आता है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आ रहा है, तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी यहाँ पे कवर्ड है। ताकि जो भी चीज़ अगर थोड़ी बहुत लगे कि एक्स्ट्रा बताना है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो एनसीईआरटी लिखता है कि ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्मेट एलिमेंट्स। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। पहले एक चैप्टर था टिश्यूज वाला, तो उसमें ये सब डिफाइन हो जाता था। अब तो वो हट गया सिलेबस से। पर अगर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेन्स को सपोर्ट करते हैं, और क्या करते हैं, और ये जो है न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट, वेस्ट के जो वेस्ट आते हैं, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट में मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये सब इनका काम होता है। डिफेंड करते हैं हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को, जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उनसे डिफेंड करते हैं। और क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का एक काम और होता है जो कि होता है रिपेयरिंग का। मतलब जहाँ पे भी कहीं पे अगर डैमेज हुआ है हमारे बॉडी को, उसका जो रिपेयरिंग का काम होता है वो भी इसी के थ्रू होता है, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। क्योंकि एट द एंड यही जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको यही ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट में इनका मेजर रोल होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ का। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, और ये बात हम जानते हैं कि ब्लड ही जो है हमारा न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट के जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एक फैट स्टोरिंग का भी काम करता है, फैट स्टोरिंग का भी। ठीक है, तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स हैं। तो जो ब्लड है ये एक हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड हमारा क्या है, ब्लड हमारा एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्मेट एलिमेंट्स को कंटेन करता है। अब ये जो ब्लड अब तीन चीज़ों को कंटेन करता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्मेट एलिमेंट्स, इसको हमको अच्छे से खासे डिटेल में देखना है बारी बारी से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बात, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, इस टॉपिक में क्या क्या ध्यान रखना है कि ब्लड, जैसे कि मैं यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ हूँ कि ब्लड, एक मिनट, हाँ, ब्लड। उसके बाद ब्लड क्या है, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है और तीन चीज इसके पास कंटेन करता है, जैसे कि फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्मेट एलिमेंट्स। अब फॉर्मेट एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे कि एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, इसको आगे अच्छे से डिटेल में देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं कि प्लाज्मा आखिर क्या है। तो एनसीईआरटी ये लिखता है, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी लिखता है कि प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा जो है कितना परसेंट ब्लड का कंटेंट करता है, नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो जो बाकी 45% होगा वो क्या होगा, सीधी बात है, फ्लूइड मैट्रिक्स और फॉर्मेट एलिमेंट्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो प्लाज्मा है ये मेनली 55% ऑफ ब्लड है। ठीक है, और ये 90 to 92% जिसमें प्लाज्मा में वाटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको मैं अच्छे से डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। जैसे कि हमारा प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा क्या है, एनसीईआरटी का जितने भी फैक्ट है यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि प्लाज्मा एक स्ट्रॉक कलर्ड पेल येलो है। अगर कलर पूछा तो ये कलर, ये पॉइंट टिक करना है, स्ट्रॉक कलर्ड पेल येलो। उसके बाद प्लाज्मा जो है 55% ऑफ ब्लड है, मतलब ब्लड का जो 55% भाग है वो प्लाज्मा है। ठीक है, बाकी जो फॉर्मेट एलिमेंट्स और जो फ्लूइड मैट्रिक्स है वो 45% भाग है। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा खुद में 90 to 92% वाटर है। ठीक है, क्या है, प्लाज्मा का जो 90 to 92% जो भाग है वो वाटर है, सिर्फ पानी है। और बाकी बचा हुआ जो 8% है वो क्या होगा, वो प्रोटीन्स होगा, है ना। तो यहाँ पे 2% और बच गया, वो बाकी सब मिनरल्स और ये जो अलग से जो एलिमेंट्स है वो है। ठीक है, तो प्लाज्मा का जो 90 to 92% पॉइंट है वो वाटर है, बाकी 6 to 8% प्रोटीन्स है। अब प्रोटीन्स में भी कौन कौन से प्रोटीन, तो प्रोटीन तीन टाइप के हैं यहाँ पे। पहला है फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन सब जानते हैं कि यहाँ पे क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना। फाइब्रिनोजन जो है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। दूसरा है एल्ब्यूमिन। अब ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है एल्ब्यूमिन का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बार क्वेश्चन बनता है कि एल्ब्यूमिन किस चीज़ में हेल्प करता है, और एल्ब्यूमिन हमारा हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करने में। ठीक है, जहाँ पे भी ऑस्मोसिस का प्रॉब्लम आता है वहाँ पे जो एल्ब्यूमिन जाता है ब्लड के थ्रू, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू, और वहाँ पे उसको उस ऑस्मोटिक जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है, ताकि कहीं पे भी जो वाटर है उसका गलत डायरेक्शन पे फ्लो मत हो जाए, है कि नहीं। तो एल्ब्यूमिन हमारा क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारे ग्लोबुलिन्स आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्लेटलेट्स का काम करते हैं। और ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, सॉरी प्लेटलेट्स का मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं और ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में हेल्प करते हैं।
ठीक है। तो प्लाज्मा का जो 6 to 8% भाग है वो प्रोटीन है, ठीक है, और 6 to 8% पार्ट प्रोटीन है। तो उसमें कौन कौन सा प्रोटीन है? 3 टाइप के, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में हेल्प करता है, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में, और ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। क्या हमारे प्लाज्मा में और भी कुछ है? हाँ, और भी कुछ है, वो है मिनरल्स। मिनरल्स भी हमारा प्लाज्मा कंटेन करता है, ठीक है। ब्लड का वो वाला पार्ट, हॉर्मोन एलिमेंट वाला पार्ट नहीं करता, प्लाज्मा ही सब चीज़ कंटेन करता है। तो प्लाज्मा मिनरल में कौन कौन से मिनरल? तो पहला है सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। तो इतने सारे जो मिनरल्स हैं ये भी प्लाज्मा में ही स्टोर होते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी है क्या? हाँ, और भी है। इसके बाद है कुछ सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा, ये सब भी प्लाज्मा में ही होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा हमारा इतना सारा चीज कंटेन करता है। उसके बाद जो इसमें, उसके बाद एक चीज और क्रिएट करता है, वो है इनएक्टिवेटेड कोगुलेटिंग फैक्टर। इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इसलिए है क्योंकि अभी क्लॉट नहीं होना है। जब उसको वहां से सिग्नल मिलेगा कि क्लॉटिंग करना है, तब वो उसको एक्टिवेट हो जाएगा, है कि नहीं। इस वाले को हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है, ठीक है, कि कैसे हमारा पूरा जो क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है वो होता है, ठीक है। तो यही बात ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा बात कि प्लाज्मा इतना चीज कवर करता है। क्या? स्ट्रॉ कलेक्ट 55% ऑफ ब्लड, 90 to 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन्स, while the fibrinogen helping in the clotting of blood, while albumin is helping in the osmotic balance, while globulins helps our body in defense mechanism of our body. While after that, plasma contains of many more things like minerals. Minerals contains of like sodium ion, calcium ion, magnesium ion, chlorine ion, and bicarbonate ion. Some other things plasma also contain like glucose, lipids, amino acids. While the main point is which plasma contains is inactivated coagulating factor, ठीक है। तो इतना सब चीज़ हमको ध्यान रखना है। अभी इस चीज़ को बार बार आप पढ़ते रहिएगा तो याद रखेगा। जैसे ये इस चीज़ का PDF डाउनलोड करके इसको बार बार आप देख सकते हैं। PDF कहाँ मिलेगा? PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का अगर आप वहाँ पे जाके @BioRevision सर्च करते हैं, BioRevision 07, ठीक है। BioRevision अगर आप जाकर वहाँ पर सर्च करते हैं तो आपको चैनल का मिल जाएगा। वैसे यहाँ के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी वो वही चीज़ को लिखा हुआ है कि सारे के सारे जो आयंस ये कंटेन करता है उस बारे में। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो जो बच जाता है उसको हम सीरम बोलते हैं। देखिए, जब हमारा कहीं पे भी, जब मान लीजिए ये नी है हमारा, और यहाँ पे जब हमारा घाव लगता है, यहाँ पे वो लग जाता है, कोई हमारा इंजरी हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, जब भी हमको लगता है तो वो देखते हैं कुछ बाद क्लॉट बनता है। क्लॉट बनने के बाद वो सूख जाता है, तो वहाँ से एक लिक्विड बाहर आने लगता है कि नहीं। वो क्या है? जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स थे वो अंदर रह गए, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थे वो अंदर रह गए, बच गया जो चीज़ था वो बाहर आया। तो वो सब चीज़ क्या है? वो सीरम है। तो प्लाज्मा से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देंगे तो क्या बचेगा? जो भी पार्ट बचेगा उसको हम सीरम बोलेंगे, ठीक है। देखिए, ये इनएक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर थे ना, क्लॉटिंग फैक्टर, अगर आप इसको बस माइनस कर दो तो इन सब जो चीज़ मिलेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा से उसको हम बोलेंगे सीरम। तो इस बात को ध्यान रखना, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इक्वल टू सीरम, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं हमारे ब्लड के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर्मेट एलिमेंट्स बाकी बचे पता है 45% ऑफ ब्लड है, 45%, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में ही इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और हमारे प्लेटलेट्स आते हैं, और हमारे ब्लड के मेजर रोल में यही तीनों तो प्ले करते हैं, है ना। इरिथ्रोसाइट हमारा जो भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है इसमें हेल्प करता है, ल्यूकोसाइट्स हमारा जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है इस पे हेल्प करता है, और जो प्लेटलेट्स है ये हमारे क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करते हैं, है ना। तो अब हमको इसको डिटेल में देखना है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए फॉर्मेट एलिमेंट्स इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स प्लस प्लेटलेट्स, एंड दे आर कंसिस्टिंग ऑफ 45% ऑफ द ब्लड। तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, कि 45% है और 55% क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा का 90 to 92% वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन है। ये सब डेटा जितना आपको याद रहेगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए, अब इसके बाद देखते हैं इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। इरिथ्रोसाइट्स को ही हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल से फिर RBC बोलते हैं, ठीक है, यही हमारे RBC है। अब इसके साथ भी कुछ डेटा है जो कि NCERT में लिखा हुआ है, वो ये है कि पहली बात, ये NCERT लिखता है कि इरिथ्रोसाइट इज मोस्ट एब्यूडेंट, जो कि है भी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमको ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इरिथ्रोसाइट्स काउंट्स हमारे ब्लड में होते हैं। कितने काउंट होते हैं? तो फिर 5 to 5.5 मिलियन
ऑन एन हेल्दी ह्यूमन। एक हेल्दी ह्यूमन में कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन ऑन एन हेल्दी ह्यूमन इरिथ्रोसाइट इज प्रेजेंट, ठीक है, या फिर आरबीसी होते हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद फॉर्मेट कहाँ बनता है इरिथ्रोसाइट। देखिए जो हमारा इरिथ्रोसाइट होता है ये हमारे जो लाइफ होता है, हमारे लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग पार्ट्स में बनता है, ठीक है। लेकिन जो एडल्ट्स का जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमको मेजरली एडल्ट्स का बात करना है, क्योंकि इसका जो लोकेशन है इसके फॉर्मेट होने का वो बहुत बदलता है लाइफ में, ठीक है। कभी वो किडनी में बनता है, कभी लीवर में बनता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फेस में बनता है। लेकिन जब हम अपना एडल्टहुड आ जाते हैं तभी हमारा रेड बोन मैरो पे बनता है, ठीक है। रेड बोन मैरो पे हमारा जो आरबीसी का सिंथेसिस है वो एडल्ट ह्यूमन में होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि 5 to 5.5 मिलियन प्रेजेंट होता है हेल्दी ह्यूमन में, और कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है एडल्ट्स में। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर वो चाइल्ड बोल देगा तो ये डिफर कर जाएगा, ठीक है। एडल्ट्स में रेड बोन मैरो में बनता है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों होता है आरबीसी में, ये बात सब जानते हैं कि आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस प्रेजेंट क्यों नहीं होता उसमें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा टू गेन दी सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्यों गेन करना है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन को कैरी करना है ना। तो अगर न्यूक्लियस होगा तो ऑक्सीजन कम कैरी कर पाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा क्योंकि। तो अगर उसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है वो इरिथ्रोसाइट्स में एब्सेंट होता है। इसके बाद आगे देखते हैं और क्या इसका शेप के बारे में बात करते हैं। और शेप है वो है बाइकॉन्केव शेप। क्या शेप है, बाइकॉन्केव शेप है। इसका शेप ऐसा होता है ना थोड़ा सा, तो बाइकॉन्केव शेप में आता है, ठीक है। तो इस सारे डेटा को यहाँ पे हमको ध्यान रखना है इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। अब इरिथ्रोसाइट कुछ और कंटेंट करता है जिसके कारण वो रेड है। जैसे कि जब भी हम लिप्स की बात करते हैं तो लिप्स हमारा क्वेश्चन आता है कि लिप्स वाई आर लिप्स आर ग्रीन, लिप्स जो पत्ते हैं वो हरे क्यों हैं। तो हरे इसलिए है क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है, ठीक। ऐसे इरिथ्रोसाइट रेड क्यों है, तो रेड इसलिए है क्योंकि वो हीमोग्लोबिन कंटेंट करता है, ठीक है। वो हीमोग्लोबिन कंटेंट करता है, इसीलिए जो इरिथ्रोसाइट है या आरबीसी है उसका कलर रेड है। अब जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या है, एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसमें आयरन पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें Fe ऐसे होता है, Fe उसके भी 4 भाग होते हैं ऐसे। तो और ये कितना होता है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, डेटा दिया हुआ है। जो जितना डेटा दिया है हमको उतना ही ध्यान रखना है क्योंकि उतना ही से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग है और उसके बाद 12 to 16 ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो 100 ml ऑफ ब्लड है, हमारे 100 ml ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा एक हेल्दी ह्यूमन में, तो 12 to 16 ग्राम प्रेजेंट होगा। कितना, 12 to 16 ग्राम प्रेजेंट होगा एक हेल्दी ह्यूमन के 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद ये हेल्प क्यों करता है, ये हीमोग्लोबिन किस में हेल्प करता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड में ही हेल्प करता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। जैसे कि हमने बोला कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करना है। तो अब इरिथ्रोसाइट आरबीसी के अंदर कौन पकड़ के रखेगा ऑक्सीजन को, तो हीमोग्लोबिन पकड़ के रखता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को पकड़ के ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अच्छा, एक डेटा और यहाँ पे शायद दिया नहीं है या मैं लिखा नहीं हूँ। देखिए इस बात को ध्यान रखना है कि जो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इसका जो बाइंडिंग करने का जो कैपेसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, इससे ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और सबसे जो कम होता है वो ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। सब जो कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा जल्दी बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, उससे ज़्यादा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से, उसके आखिरी में ऑक्सीजन से, ठीक है। ऑक्सीजन से सबसे कम बाइंडिंग करता है, ठीक है। तो ये हुआ गया हमारा इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। इतने सारे डेटा आपको याद रखने हैं, पीडीएफ बार बार खोल के देखते रहिएगा, पीडीएफ अपने पास सेव करके। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, वो है ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब ल्यूकोसाइट्स देखिए, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स का जो नाम है ल्यूकोसाइट्स, इसका मतलब ही यहीं से वाइट निकलता है, और ये इसीलिए है क्योंकि ये कलरलेस है। क्यों है, क्योंकि ये कलरलेस है। इनके पास लैक ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, तो इनका कोई भी कलर नहीं है इनके पास। हीमोग्लोबिन का रेड कलर आ रहा था, इनके पास नहीं है, इसलिए ये वाइट है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स इसीलिए वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं या वाइट ब्लड सेल्स इसको बोला जाता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, सबसे पहला पॉइंट। अभी हमने जो पढ़ाई किया आरबीसी के बारे में वो न्यूक्लिएटेड नहीं था, ये ल्यूकोसाइट्स न्यूक्लिएटेड है क्योंकि इनको न्यूक्लियस की जरूरत है, इनको कोई चीज़ कैरी नहीं करना है। उसके बाद इनका जो डेटा है वो क्या है, वो की है कि 6000 to 8000 मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड में होते हैं। कितने होते हैं, 6000 to 8000 मिलीमीटर पर क्यूब।
क्योंकि इनको सिर्फ डिफेंस करना है, इसलिए ये थोड़े कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के मुकाबले, ठीक है। तो इनका डेटा हो गया और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, है ना। अगर हम आरबीसी की यहाँ पे बात करें तो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 दिन का होता है। इस पॉइंट को मैं देखना भूल गया था कि आरबीसी का लाइफ स्पेन जो होता है वो 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 120 दिन का। और आफ्टर दैट डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 120 दिन जब अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट कर लेता है जो आरबीसी होता है, वो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद फिर नया आरबीसी फॉर्म होता है, ठीक है। तो 120 दिन के बाद क्या होता है, जो आरबीसी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है? स्प्लीन में। और क्योंकि ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी क्या है? स्प्लीन है। और आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या है? 120 दिन, ठीक है। जो ल्यूकोसाइट्स है इसका लाइफ स्पेन 120 दिन से भी बहुत कम होता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स का। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो दो टाइप के आरबीसी डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स में बात करें तो 3 टाइप के आते हैं। पहला क्या? न्यूट्रोफिल। क्या आता है? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। और एग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। देखिए अब इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें, अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें, ये वाला जो पार्ट है ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है। तो जो न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा होता है। अगर डब्ल्यूबीसी मतलब डब्ल्यूबीसी का भी तो पार्ट है ना, तो जो न्यूट्रोफिल होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट एब्यूडेंट। कितना? 60 to 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। जो टोटल डब्ल्यूबीसी होता है उसका 60 से 65% तो अकेला न्यूट्रोफिल ही होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये फेगोसाइटिक होता है। क्या करता है? ये फेगोसाइटिक होता है। जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उसके ऊपर अपना फेगोसाइटिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स के बारे में अगर आप इओसिनोफिल्स की बात करें तो इओसिनोफिल 2 to 3% होता है। कितने परसेंट होते हैं? 2 to 3%। और क्या करता है? ये इन्फेक्शन रेसिस्ट करते हैं। इओसिनोफिल्स क्या करते हैं? ये अपना हमारा जो इन्फेक्शन होता है उसको रेसिस्ट करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करने में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है समझ में आता है ना। मान लें हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया तो हमारा बॉडी जैसे अलार्म बज जाता है हमारे बॉडी में, और हमारा बॉडी का जो एलर्जिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है कि उस फॉरेन पार्टिकल को कैसे भी बाहर निकालो, ठीक है, या फिर अपने आप को उस फॉरेन पार्टिकल से सेव करो। तो यही हमारा एलर्जिक रिएक्शन होता है। और ये किसके कारण होता है? ये हमारा इओसिनोफिल्स के कारण होता है। और ये हमारे बॉडी में कितने होते हैं? 2 to 3%, क्योंकि इनकी ज़्यादा जरूरत तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे होते हैं वो होते हैं बेसोफिल्स, और ये सबसे लीस्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एब्यूडेंट कौन हुआ? न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे लीस्ट कौन हुआ? बेसोफिल्स, 0.5 to 1%। उसके बाद जो हमारे होते हैं ये हमारा बेसोफिल्स क्या करता है? ये हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। कहाँ पे? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है बेसोफिल्स, ठीक है। और इसके क्या आते हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन सिक्रेशन। जो हमारा बेसोफिल होता है यही हमारा हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन के सिक्रेशन में हेल्प करता है, या फिर यही सेक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन। और ये हमारे इन्फ्लामेटरी एजेंट है और ये हमारे इन्फ्लामेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन भी एक तरह से हमारे लिए ही प्रोड्यूस होता है, हमारे ही हेल्पिंग के लिए प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। अब इतना डेटा याद कैसे रहेगा? बार बार देखने पर से, ठीक है। उसके बाद एग्रेन्युलोसाइट्स कैसे होगा? एग्रेन्युलोसाइट जो है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट इससे मोस्ट एविडेंट होता है 20 to 25%, और मोनोसाइट जबकि 6 to 8% ही होता है। जो हमारे लिम्फोसाइट होते हैं इसके 2 टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही कारगर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। कौन? लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिम्फोसाइट जो है। और उसके बाद होते हैं हमारे मोनोसाइट्स, जो कि फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं, इसीलिए ही कम है, क्योंकि फेगोसाइटिक करते हैं तो कम होने चाहिए, जहाँ पे जरूरत होगा वहीं पर से बुलाया जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए ये जो है 6 to 8% हमारे होते हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट हमको डब्ल्यूबीसी में ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इनका ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको पूरा का पूरा यहाँ पे जो इसका जो डायग्राम है वो आपको याद रखना है, जैसे कि मोनोसाइट्स का, टी लिम्फोसाइट्स का, बी लिम्फोसाइट्स का, बेसोफिल्स का, इओसिनोफिल्स का। अगर आपको सब याद नहीं रख सकते तो देखिए डब्ल्यूबीसी का तो आपको याद रहेगा, प्लेटलेट्स भी आपको याद ही रहने वाला है। 3 चीज़ जो आपको देखना है वो यही तीनों है कि आप ये तीनों देख लीजिए, ये चारों देख लीजिए। इओसिनोफिल्स को देख लीजिए, ठीक है। इनका देख लीजिए, यहाँ पे एक हेडफोन टाइप का शेप आ रहा
ठीक है। तो ऐसे आपको याद कर सकते हैं कि जो हेडफोन टाइप का शेप है वो इओसिनोफिल्स का है। उसके बाद बेसोफिल्स, फिर न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद मोनोसाइट्स। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं और प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। तो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को ही क्या बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। अब आप एनसीईआरटी का डेटा लिखता है कि थ्रोम्बोसाइट्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मेगाकार्योसाइट से। कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? मेगाकार्योसाइट से। जो हमारा मेगाकार्योसाइट्स है यही हमारा प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट प्रोड्यूस करता है। अब इनका अमाउंट कितना होता है? इनका अमाउंट होता है 1.5 लाख टू, एक मिनट, हाँ, वन कितना है, हाँ ठीक है, 1.5 लाख टू 3.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या फिर 1.5 टू 3.5 लैक्स। ठीक है, इतना अमाउंट में इनका प्रेजेंट होता है। ये सेकंड नंबर में पाया जाएगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्या होगा? सबसे ज़्यादा आरबीसी होगा, है ना, क्योंकि मिलियंस में है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा प्लेटलेट्स होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा डब्ल्यूबीसी होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करते हैं? रिलीज सब्सटेंस हेल्पफुल इन क्लोटिंग, ये बात है, ये तो इनका तो काम ही है, प्लेटलेट्स का तो काम ही है क्लोटिंग के लिए। तो वो सीधी बात है, सिर्फ क्लोटिंग में ही हेल्प करेंगे। और रिडक्शन लीड्स टू ब्लड लॉस। अगर मान लीजिए प्लेटलेट्स का कमी हो जाता है आपके बॉडी पे, तो जब भी आपका कहीं पे इंजरी होगा, कहीं पे कट लगेगा, तो जो ब्लड का जो बहना है वो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि क्लॉट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्लड लॉस है उसको रिड्यूस करने में प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इतना ही डेटा था प्लेटलेट्स के बारे में। अब इसके बाद ब्लड ग्रुप, जो कि इसके लिए वीडियो पहले ही बन चुका है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें मैं पूरे के पूरे ब्लड ग्रुप को डिस्कस किया हूँ। और एक वीडियो और है जिसमें मैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को डिस्कस किया हूँ कि क्या वो पॉइंट में, मतलब कैसे होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, उसका मैकेनिज्म भी, और उसका कि कब वो होता है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। और ये सारे के सारे टॉपिक जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी बनेंगे, इसलिए गलत करना आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे गलती करेंगे तो आपका रैंक बहुत ज़्यादा माइनस में चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखना है। नोट्स आप जाके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और सारे PDF डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं, ताकि बार बार रिविजन में आपको हेल्प करें। ठीक है, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिस पे हम कोगुलेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोगुलेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में यही तक था, बाकी PDF डाउनलोड करके उसको बार बार आप रिवाइज करते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।